कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी मीडियम की अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो देखिए पिछली जो कक्षा थी हमारी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने उतक के बारे में समझा था और उतक के प्रकारों को हमने समझा था। हमने देखा था उतक क्या है। उतक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक समूह है जिसे हमने क्या कहा था, उतक कहा था। ठीक है, और हमने उसी के साथ साथ क्या देखा था, हमने देखा था कि उतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था उपकला उतक, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा हमने देखा था हमारा संयोजी उतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तीसरा था हमारा पेशी उतक, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और चौथा और अंतिम था हमारा तंत्रिका उतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने इनके बारे में समझ लिया था। उपकला उतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने क्या देखा था कि ये जो होती है हमारे जो अंग होते हैं उनके बाहरी और आंतरिक आवरण को बनाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रक्षात्मक आवरण ये बना रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पढ़ी थी कि इसकी जो हमारा जो उपकला उतक है वो तीनों जनन स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसके ऊपर कि जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा उपकला उतक है वो कितने जनन स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तीनों जनन स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगला हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उतक। हमने बात करी थी उसमें रक्त की। रक्त क्या है, एक तरह का संयोजी उतक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, परिवहन में भी सहायता कर रहा है। तीसरी हमने बात करी थी पेशी उतक की, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, ये हमें गमन में सहायता प्रदान कर रहा है, ये भी हमने समझा था। तीसरी हमने बात करी थी किसकी, तीसरी हमने बात करी थी चौथे उतक की हमने बात करी थी जो है हमारा तंत्रिका उतक। ये क्या कर रहा है, संवेदनाओं को लेके जा रहा है, यानी कि सूचनाओं का प्रसारण कर रहा है। तो इनके बारे में हमने समझ लिया था। अब हम आगे किसकी बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे कि जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो प्राणियों के अंदर जो विभिन्न कोशिकाएं हैं उनमें किस तरह से जो है कुछ संधियां बनती हैं। ठीक है, वो आपस में मिलकर कुछ संधियों का निर्माण करती हैं और जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, हम सेल जंक्शन के नाम से उनको जानते हैं। तो आज के हम अध्याय में, आज के हमारे पाठ में हम क्या करेंगे, इन संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर से। चलिए, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि सभी प्राणी हैं, जंतु जो हैं, सभी प्राणियों की हम बात करें तो सभी प्राणियों में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो संरचनात्मक रूप से, वो क्रियात्मक रूप से क्या करती हैं, कुछ संधियों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, क्रियात्मक रूप से व संरचनात्मक रूप से कुछ संधियों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोशिका संधि या फिर सेल जंक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। कि प्राणियों के शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो कि क्या करती हैं, जो कि क्रियात्मक या हम पहले कहते कि संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से, संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समायोजित होकर, क्या होती है बच्चों, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से समायोजित होकर कुछ संधियों का निर्माण करती हैं, समायोजित होकर कुछ संधियों का निर्माण करती हैं, कुछ संधियों का निर्माण करती हैं। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारे
सेल जंक्शंस के, यानी कि कोशिका संधि। क्या कहते हैं इनको हम? कोशिका संधि, या हम इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं सेल जंक्शंस के नाम से। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए कि इसमें भी क्या होता है कि 4 तरह के जंक्शंस बनते हैं। ठीक है ना, तो 4 प्रकार के जो जंक्शन है, जो कोशिका संधियां हैं, वो 4 प्रकार की बन रही है। तो अब उन 4 प्रकारों के बारे में हम समझते हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी संधियां बनती हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें किसकी? सबसे पहली जो संधि है हमारी, वो है हमारी अंतराल संधि। कौन सी संधि है बच्चों? अंतराल संधि। ठीक है, अंतराल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? अंतराल संधि को हम गैप जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैप जंक्शन। क्योंकि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम पता होने चाहिए, दोनों नाम से हमें उच्चारण करना है। तो हमें अंग्रेजी शब्द का और हिंदी शब्द का दोनों का उच्चारण आना चाहिए। क्योंकि आपके जो आने वाले जितने भी आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे, अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाएंगे, तो वहाँ जितनी भी किताबें होंगी उनके अंदर जो आपको सिलेबस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपको इंग्लिश भाषा में ज़्यादा पढ़ना होगा। तो अंग्रेजी भाषा का हमें साथ में लेके यहाँ पे चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए हमने बात करी किसकी? अंतराल संधि की। सेकेंड हम किसकी बात करते हैं? सेकेंड होगा इसके अंदर हमारा टाइट जंक्शन, यानी कि तंग संधि। सेकेंड हम बात करेंगे किसकी? तंग संधि की। ठीक है, तंग संधि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तंग संधि को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइट जंक्शन। ठीक है, तीसरी हम किसकी बात करेंगे? तीसरी हम बात करते हैं आपके इंटरडिजिटेशन। किसके बारे में? इंटरडिजिटेशन के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं अंतरा अंगुलीयकरण के नाम से। ठीक है, इसको हम जानते हैं अंतरा अंगुलीयकरण के नाम से। ठीक है, चौथा और आखिरी है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या होता है? एडहेरिंग जंक्शन। क्या होता है बच्चों? एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो संधियां हैं, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी अंतराल संधि की। ठीक है, चलिए तो अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? गैप जंक्शन की। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं हमारा गैप जंक्शन, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? अंतराल संधि। अब जैसा कि हमें यहां पे इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंतराल, यानी कि गैप, यानी कि अवकाश। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? जो इनकी समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं, इनकी समीपस्थ जो कोशिकाएं होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म में अणुओं का, यानी कि आयंस का स्थानांतरण होता है। और ये अणु, ये आयंस कैसे होते हैं? छोटे भी हो सकते हैं और थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसलिए किसके लिए क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्म है उसमें गैप जंक्शंस उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? तो यहां हम क्या लिखेंगे कि इनकी समीपस्थ कोशिकाओं में, इनकी समीपस्थ कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में के साइटोप्लाज्म, अर्थात क्या बोलेंगे इसको हम? कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य में छोटे व बड़े अणुओं का क्या होता है? स्थानांतरण होता है।
क्या होता है बच्चों? स्थानांतरण होता है। इस तरह के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह का जंक्शन हमारा क्या कहलाता है? इस तरह के जंक्शन को हम बोलते हैं गैप जंक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं? अंतराल संधि। आई बात समझ में बच्चों? तो यहां पर क्या हो रहा है? जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में क्या हो रहा है? छोटे और बड़े अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? गैप जंक्शन या अंतराल संधि बोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड, यानी किसकी? तंग संधि के बारे में। सेकंड है हमारा टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन को हम क्या बोलेंगे? तंग संधि। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहां भी हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? तंग संधि के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि क्या होता है, इसमें जो इनकी समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो कोशिका झिल्लियां होती हैं, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका झिल्लियां आपस में संयुक्त होकर एक तंग संधि का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? आपस में इनकी जो कोशिका झिल्लियां हैं परस्पर मिलकर क्या करती हैं? एक तंग संधि का यानी कि टाइट जंक्शन का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम तंग संधि या तंग जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि इनकी समीपस्थ कोशिकाएं, समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, समीपस्थ जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका झिल्ली की कोशिका झिल्ली आपस में संयुक्त होकर कैसी हो रही हैं? आपस में संयुक्त होकर एक संधि का निर्माण कर रही हैं, एक संधि का निर्माण कर रही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम टाइट जंक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में क्या है? परस्पर संधि बन रही है। कौन सी? तंग संधि। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये तंग संधि है, ये क्या करती है? यह जो ऊतक की कोशिकाएं हैं उनमें से क्या होती है? ये पदार्थों को बाहर आने से रोकती हैं, यानी कि लीकेज का प्रिवेंशन करती हैं। इसीलिए क्या होती हैं? ये परस्पर सटी हुई रहती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन बोलते हैं। इस तरह की जो कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है हमारे मस्तिष्क की सेल्स में, मस्तिष्क कोशिका में, यानी कि ब्रेन सेल्स में। तो कहाँ देखने को मिलती है ये हमें? हमारे मस्तिष्क की कोशिका में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन सेल्स भी बोलते हैं। तो आपको आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, हमने क्या देखा? हमने गैप जंक्शन देखा। इनमें जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं इनके साइटोप्लाज्म के बीच में क्या हो रहा है? छोटे व बड़े अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा टाइट जंक्शन। यहाँ पे क्या है? जो इनकी समीपस्थ कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका झिल्लियां परस्पर मिलकर क्या बना रही हैं? तंग संधि का निर्माण कर रही हैं। और इस तरह की जो कोशिकाएं हैं ये कहाँ उपस्थित होती हैं? यह मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने यहां तक समझ लिया था किसके बारे में? टाइट जंक्शन के बारे में। ये जो तंग संधि है ये हमें मुख्यतः किस में देखने को मिलती है? स्तंभी उपकला के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? चलिए, तो देखिए, इस तरह से हमने दूसरे टाइट जंक्शन के बारे में भी समझ लिया। अब हम हमारे तीसरे संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी तीसरी संधि कौन सी है? तीसरी संधि है हमारी
इंटरडिजिटेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरी संधि है हमारी इंटर डिजिटेशन। ठीक है, क्या है? इंटर डिजिटेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अंतरा अंगुलीयकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठिन शब्द है। क्या है हमारा? अंतरा अंगुलीयकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, और डिजिटेशन का मतलब अंगुलीकरण हमने इसलिए बोला क्योंकि हम जो भी कोई डिजिट होती है तो हम उसको किस पे गिनते हैं? हमारी उंगलियों पे गिनते हैं ना। तो डिजिट का अर्थ यहां पे क्या है? अंगुलियों से है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? अंतरा अंगुलीकरण बोला। ठीक है ना। अब इस इंटर डिजिटेशन में यानी कि अंतरा अंगुलीकरण में क्या होते हैं कि बिल्कुल अंगुलियों के समान, हमारी जो अंगुलियां हैं इनके समान क्या होते हैं? प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? इनमें अंगुलियों के समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है? अंगुलियों के समान कुछ प्रवर्ध उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए, और इनकी जो अब समीपस्थ कोशिकाएं हैं, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलकर क्या कर रही हैं? संयुक्त होकर इनका जो कोशिका झिल्लियां हैं उनके कोशिका द्रव्य के भीतर धसी हुई हैं। क्या है? इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं उपस्थित हैं उनकी जो कोशिका झिल्लियां हैं उन कोशिका झिल्लियों के कोशिका द्रव्य में अंदर तक धसी हुई होती हैं। तो इस तरह के जो संधि ये बनाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन या अंतरा अंगुलीय संधि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अगली हम किसकी बात करेंगे कि इनकी समीपस्थ कोशिकाएं, इनकी समीपस्थ कोशिकाएं कोशिका झिल्ली की कोशिका झिल्लियों के कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका झिल्ली के कोशिका द्रव्य में उसको अंदर धकेलते हुए, कोशिका झिल्ली के झिल्लियों के कोशिका, एक मिनट रुकिए, झिल्लियों को हम लिखते हैं यहां पे, झिल्लियों को अंदर धकेलते हुए, अंदर धकेलते हुए यह उनके कोशिका द्रव्य के भीतर धस जाती है। यह कोशिका द्रव्य के भीतर धस जाती है। ठीक है ना, भीतर धस जाती है। तो जब ये इनकी कोशिका भीतर के भीतर धस जाती है तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं? इसको इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तो इसमें सेल्स कैसी होती हैं? देखिए ये क्या है, चलिए इस डायग्राम को हम यहां पर समझ लेते हैं। चलिए हम, कोई बात नहीं, सपोज कीजिए कि यह आपका क्या है? ये आपकी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये हमने क्या बना दी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? इनके इस वाले हिस्से में यहां पे क्या होते हैं? कुछ ऐसे उंगली नुमा प्रोजेक्शन उपस्थित होते हैं, यानी क्या? अंगुलीकरण हो जाता है, जो क्या होता है कि दूसरी कोशिका के भीतर धस जाता है। क्या होता है? ये दूसरी कोशिका है, इसके ये भीतर, अब इसमें भी क्या हुआ? इस तरह से कुछ बने प्रवर्ध, ये क्या होगा?
ये भी इसकी दूसरी कोशिका के अंदर भीतर हो जाएंगे। फिर इसमें ऐसे प्रवर्ध बनेंगे और ये प्रवर्ध भी क्या होंगे, इसकी दूसरी कोशिका के अंदर इस तरह से ये भीतर धस जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो होता है ये श्रृंखला चलती है। ठीक है, बीच में क्या है, केंद्रक उपस्थित है कुछ। तो इस तरह के जो प्रवर्ध होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन या अंगुलियों के समान प्रवर्ध इनको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से ये स्ट्रेच हो गई। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारी अंगुलियां हैं, इनको मान लीजिए आप इंटरडिजिटेशन, ये समान प्रवर्ध है, तो ये आपस में ऐसे मिले। ठीक है, इस तरह से, तो देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया एकदम, है ना। तो इससे तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि इसको हम खींच सकते हैं। तो इस तरह का जो इंटरडिजिटेशन है, यानी कि ये जो प्रवर्ध है, ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं शरीर में, ये हमें देखने को मिलते हैं हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब मूत्र भरता है तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रेच करती हैं, यानी कि उसकी जो आंतरिक आवरण है वो खिंचता है। तो वहां पर ये प्रवर्ध उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं उस एरिया को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्ट्रेच होने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो है हमें इंटरडिजिटेशन यानी कि अंतरा अंगुलीकरण देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब देखिए, अब हम हमारे आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट पर चलते हैं, जो क्या है हमारा आखिरी, वो है हमारा डेस्मोसोम्स। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, डेस्मोसोम्स कहा था। ठीक है, डेस्मोसोम्स कह लीजिए, यहां हमने इन्हें क्या कहा था, एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है ना, इनको हमने क्या कहा था, एडहेरिंग जंक्शन भी कहा था। अब देखिए इसमें क्या है, डेस्मोसोम्स में क्या होता है बेसिकली, कि जो इनकी समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में संयुक्त होकर, ठीक है ना, आपस में संयुक्त होकर एक बटन नुमा संरचना बनाती है। जैसे हमारी ये शर्ट है, जो शर्ट का बटन होता है, कुछ इस तरह की संरचना आपस में मिलकर बनाती हैं। तो इस तरह की संरचना को हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। तो जो इनकी कोशिकाएं हैं, वो समीपस्थ कोशिकाएं, वो क्या कर रही हैं, वह आपस में समायोजित होकर, आपस में समायोजित होकर एक प्रकार की बटन नुमा, कैसी बेटा, बटन नुमा, बिल्कुल हमारे शर्ट के बटन की तरह, ठीक है ना, बटन नुमा संरचना का निर्माण कर रही है, बटन नुमा संरचना का निर्माण कर रही है या करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डेस्मोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, एडहेरिंग जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडहेरिंग जंक्शन, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्युला डेंसा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, और मैक्युला डेंसा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, आई बात बच्चों समझ में आपको। अब देखिए, इस तरह की जो संरचना होती है, जो बटन नुमा संरचना होती है, ये हमें कहां कहां देखने को मिलती, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, हमने यहां देख लिया डेस्मोसोम्स के बारे में और एडहेरिंग जंक्शन के बारे में देख लिया। अब इसमें होता क्या है, देखिए,
अब इसमें आगे हम समझते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से एक संरचना बनाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जो एडहेरिंग जंक्शन है वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये आपकी एक कोशिका है, एक कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, एक आपकी कुछ इस तरह से। ये कैसे संरचना बन गई हमारी, ये हम कह देंगे कि एकदम एक बटन की तरह बटन नुमा संरचना बन गई। ठीक है, तो परस्पर मिलकर क्या मिलती है, बनाती है एक बटन नुमा संरचना बनाती है समयपस्थ कोशिकाएं, और इनके चारों तरफ क्या होती है, दोनों तरफ इस तरह से, ये एक इस तरफ और एक ये इस तरफ, ये होती है इसमें प्रोटीन की डिस्क। ठीक है, और इसके मध्य में क्या भरा हुआ होता है, इसके मध्य में भरा होता है यहां पे एक चिपचिपा द्रव्य। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहां पर कुछ इस तरह से क्या होता है कि ये चिपचिपा द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसी में के साथ इसमें कुछ तंतु निकले हुए होते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, क्या होता है, कुछ इस तरह से ये तंतु निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो भाग है इन्हें तो हमने क्या कहा, ये तो हो गए हमारे तंतु। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी प्रोटीन की डिस्क। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर ये भरा हुआ, ये क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है ये चिपचिपा तरल द्रव्य। ये द्रव्य क्या कर रहा है, इन दोनों कोशिकाओं को परस्पर जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए, और अब आपको जो तंतु दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये तंतु क्या होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन से बने हुए तंतु होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इन केराटिन से बने तंतुओं को हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, टोनोफाइब्रिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे जो चिपचिपा तरल द्रव्य है ये क्या कर रहा है, दोनों कोशिकाओं को परस्पर चिपका रहा है। ठीक है, और जो तंतु उपस्थित हैं इसको हमने क्या बोला, टोनोफाइब्रिल्स बोला, और इसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की डिस्क कवर करे हुए है, इसको घेरे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से जो होते हैं हमारे डेस्मोसोम्स उपस्थित होते हैं। यहां तक हमने इन चारों पॉइंट्स को कवर अप कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, अब हम आगे बात करेंगे हमारी उपकला जो कोशिका है उसकी स्वतंत्र सतह की। ठीक है, उपकला कोशिका की जो स्वतंत्र सतह है उसके ऊपर जो कोशिका झिल्लियों का रूपांतरण होता है वो किस तरह से होता है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है, देखिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, उपकला कोशिका की स्वतंत्र सतह, की स्वतंत्र सतह। ठीक है, तो जो उपकला कोशिका की स्वतंत्र सतह है उस पर जो कोशिका झिल्लियों का रूपांतरण होता है वह किस तरह से होता है। स्वतंत्र सतह पर कोशिका झिल्लियों का रूपांतरण, कोशिका झिल्लियों का रूपांतरण, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी एक तरह से। चलिए, तो अब हमने क्या बात करी कि जो सरफेस की बात कर रहे हैं हम, किसकी, फ्री सरफेस की, स्वतंत्र सतह की, जो हमारी उपकला कोशिका है। ठीक है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू का जो ऊपर का सरफेस है यानी कि फ्री एरिया है, वहां पर क्या उपस्थित है, वहां पर जो रूपांतरण हो रहा है किसका, कोशिकाओं का, कोशिका की झिल्लियों का जो रूपांतरण हो रहा है वो किस तरह से होता है। देखिए,
ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंपल, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, इस तरह से कुछ है, ये देखिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर में इसका केंद्रक उपस्थित है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे ये तो क्या है, ये तो इसकी आधारीय कला है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे क्या है, उतक, संयोजी उतक कह सकते हैं हम, कोई दूसरी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कह दें, या कह दीजिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इसके ऊपर का जो सरफेस है, ये कैसा है, फ्री सरफेस है, ठीक है ना। तो जो फ्री सरफेस है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमें फ्री स्पेस कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का, ये जो एरिया है, ये क्या है, ये फ्री सरफेस है, स्वतंत्र सतह, ठीक है। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, इस स्वतंत्र सतह के बारे में बात करेंगे। यहां पे जो रूपांतरण हो रहा है कोशिका झिल्लियों का, वो किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहां पर माइक्रोविलाई की, ठीक है। चलिए, हमारा जंतु तक थोड़ा सा हमसे गलती से रब हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे किसकी, माइक्रोविलाई की। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट डालते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, माइक्रोविलाई की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम सूक्ष्मांकुर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोविलाई को क्या बोलते हैं हम, सूक्ष्मांकुर, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्मांकुर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमें यहां इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, किसे कह सकते हैं हम, अति सूक्ष्म प्रवर्ध यहां पर उपस्थित है, किस तरह के, कोशिका द्रव्य प्रवर्ध, ठीक है ना। तो हम इसको यहां क्या लिखेंगे, यहां पॉइंट की बात करें तो यहां पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, अति सूक्ष्म, रुकिएगा, अति सूक्ष्म द्रव्य प्रवर्ध, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अति सूक्ष्म द्रव्य प्रवर्ध उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए अति सूक्ष्म क्यों बोला हमने, क्योंकि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला, अति सूक्ष्म बोला। दूसरी हम बात करें किसकी, देखिए अब जब माइक्रोविलाई है यानी कि सूक्ष्मांकुर है, ये क्या करेंगे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये गतिहीन है, ठीक है ना, क्योंकि कोई गति नहीं करते हैं, तो इनको क्या बोल देंगे हम, ये क्या है, गतिहीन है, ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल है, ठीक है। और इनमें किसी तरह का कोई संकुचन भी नहीं होता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि असंकुचनशील है ना। तो ये क्या, गतिहीन है, साथ में असंकुचनशील है, असंकुचनशील है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करें, अभी जो माइक्रोविलाई है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो सरफेस एरिया है, ये उसको बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, जो हमारा तलीय क्षेत्रफल है उसको ये बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। किस तरह से, सपोज कीजिए कि ये देखिए, इस तरह का कुछ हमने बना लिया कि जो हमारी माइक्रोविलाई कैसे प्रेजेंट है, ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हमारी माइक्रोविलाई हो गई। तो ये जो माइक्रोविलाई है इसने कैसा
रूप ले लिया है, इसने एक तरह से ब्रश बॉर्डर की तरह बन गई है, ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रश बॉर्डर की तरह होगी, एकदम ब्रश की तरह होगी, जो हमारा टूथब्रश होता है ना, जिससे हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, उसी की तरह देखिए इसकी कुछ हमें संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब देखिए, एक होता है कि सिंपल बिल्कुल प्लेन हो। अब देखिए हमने बात करी थी इस वाले एरिया की, अगर इसको हम, इसकी कोशिकाओं को हम आपस में खोल दें तो इसका एरिया कितना बढ़ेगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, कम होगा। लेकिन जब हम किसी धागे को, सपोज इसको हम धागा मान लेते हैं, मान लीजिए, अब ये धागा कैसा है, वहां तो बिल्कुल एक सिंपल सीधा सीधा सा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये घुमावदार है। तो घुमावदार है कोई चीज, तो यहां पर क्या होगा, जब हम इसको खोलकर इसको हम सीधा करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा कि इसका तलीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, है। यानी कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, ये हमारे तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि तलीय क्षेत्रफल कितना बढ़ाते हैं, ये 20 गुना तक हमारा तलीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे सिंपल सिंपल पूछ लिया जाता है कि क्या करते हैं ये तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, और कितना, 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं बच्चों, 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। अब देखिए तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन है, इस तरह के जो सूक्ष्मांकुर है, माइक्रोविलाई है, ये कहां उपस्थित होंगे, क्या कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए तलीय क्षेत्रफल को कहां में हमें जरूरत पड़ती है, जहां पर हमारा क्या होना होता है, अवशोषण होना होता है, हैं। तो ये क्या क्रिया करेंगे, ये अवशोषण में सहायता करेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिख देते हैं, यह हमें अवशोषण में सहायता करेंगे, ठीक है। साथ ही उत्सर्जन और स्त्रावण भी करेंगे। साथ ही क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, उत्सर्जन व स्त्रावण भी होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके कुछ उदाहरणों की, कि ये उपस्थित कहां कहां है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये कहां उपस्थित हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे क्या करिए, तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा रही है ना, तो तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा रही है, तो ये हमें कहां देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिल रही है किसके अंदर, हमारे जो है एब्सॉर्प्शन होता है। तो एब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, हम बात कर रहे हैं हमारे पित्ताशय की, हमारे पित्ताशय में हमें ये देखने को मिलती है। हमारे पीसीटी के अंदर जो हमारा यूरिन होता है, हमारा जो मूत्र होता है, वो क्या होता है, पीसीटी के अंदर उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो वहाँ पर क्या होती है, हमें इस तरह के सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने यहाँ पे देख लिया, हमने अवशोषण की बात कर ली, ठीक है। अब देखिए हमने अवशोषण यहाँ पर देखा, तो अवशोषण कहाँ होता है, और ठीक है, हम बात करते हैं जब हम भोजन को लेते हैं, भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा भोजन है वो उसका अवशोषण होना जरूरी है। तो उसका जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे कि इसका जो अवशोषण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारी छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और हमने किसकी बात करी थी, पीसीटी ऑफ किडनी, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने इसके उदाहरण की बात करी है, कहां कहां उपस्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, छोटी आंत की, ठीक है। छोटी आंत में ये उपस्थित होता है। इस तरह के जो माइक्रोविलाई हैं, सूक्ष्मांकुर, हमें कहां उपस्थित मिलते हैं, हमारी छोटी आंत में, क्योंकि यहां पे क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, दूसरा होगा हमारा पित्ताशय। क्या होगा बच्चों, पित्ताशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर। क्योंकि यहां पर क्या होता है, पित्त का रीअब्सॉर्प्शन होता है, पित्त का अवशोषण होता है। तीसरी हम बात करते हैं हमारी सूक्ष्म नली, सूक्ष्म नली कुंडलित, सॉरी
कुंडलित सूक्ष्म नलिका, कुंडलित सूक्ष्म नलिका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीसीटी ऑफ किडनी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम आगे बात करेंगे हमारे सीलिया की। ठीक है, तो अब देखिए सीलिया की हम बात कर रहे हैं, यहां पे हमने माइक्रोविलाई की बात कर ली। अब सीलिया में क्या होगा? सीलिया जिसे हम क्या बोलते हैं? पक्ष्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां हम किसकी बात करेंगे? अब पक्ष्म की, पक्ष्म की बात कर रहे हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सीलिया और काइनोसीलिया, और काइनोसीलिया। ठीक है, अब देखिए सीलिया, हमने सीलिया शब्द कई बार सुना है। ठीक है, सीलिया हमें किसमें, सीलिया का शब्द हम कहाँ काम लेते हैं? गतिशील अवस्था के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे शरीर के कई भागों में इस तरह के जो पक्ष्म होते हैं, सीलिया होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये क्या है? सबसे पहले यह एक प्रकार का जीव द्रव्य प्रवर्ध है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? ये जीव द्रव्य प्रवर्ध है। तथा ये कैसे होते हैं? यह आकार में लंबे होते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? लंबे व बेलनाकार, लंबे व बेलनाकार जीव द्रव्य प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें तो हमने देखा कि क्या है? यह गतिशील है, तो यानी कि क्या करेंगे? यह गति को देंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यह गतिशील है, यानी कि मोटाइल है। ठीक है, और साथ में क्या है? यह संकुचनशील है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल भी है। तो क्या बोलेंगे हम इसको? यहां पर यह संकुचनशील भी है। ठीक है, यानी कि गतिशील भी है और संकुचनशील भी है। अब ठीक है, और ये क्या होते हैं? इस तरह के जो पक्ष्म होते हैं, ये सभी एक ही दिशा के अंदर गति करते हैं। कैसे? इस प्रकार के पक्ष्म क्या करते हैं? एक ही गति के अंदर, एक ही दिशा में जो है वो गति को करते हैं। एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है? जो पक्ष्म ये सीलियां हैं, ये क्या करते हैं? एक प्रकार के ये लंबे जीवद्रव्य प्रवर्ध हैं तथा ये गतिशील है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीलिया क्या है? वो गति को शो करते हैं, मोशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये गतिशील है, ये संकुचनशील है, यानी कि ये इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। और इस प्रकार के पक्ष्म क्या होते हैं? एक ही दिशा में गति करते हैं। कैसे? चप्पू की तरह। आपने चप्पू देखा ना, नाव में हम जब चप्पू चलाते थे वो कैसे करते हैं? एक ही तरह से हम क्या करते हैं? उसको चप्पू जो रहता है उसको मूव कराते हैं, ताकि क्या है? हम आगे निकल सकें, है ना। तो उसी तरह से जो सीलिया होते हैं ये एक ही दिशा में गति करते हैं। तथा ये जो हमारी म्यूकस होती है, जो श्लेष्म होते हैं, ये उसको बाहर फेंकते हैं। ठीक है, सिलेरी मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है? जो हमारा श्लेष्म बनता है, म्यूकस बनता है, ये उसको बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये अगला हम इसका क्या लिखेंगे कि यह म्यूकस यानी कि श्लेष्म को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? म्यूकस को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है कि 9+2
यानी कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, वो हमें किस तरह से दिखाई देती है? आपने घोड़ा गाड़ी का पहिया देखा होगा, ठीक है ना? तो घोड़े गाड़ी का पहिया किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से। ये देखिए, हम बनाते हैं यहां पर कि सपोज कीजिए ये क्या है, ठीक है, ये गोल पहिया मान लेते हैं इसको। तो ये घोड़ा गाड़ी का पहिया किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से। यहां बीच में क्या होता है? एक चक्कर टाइप होता है, ठीक है, और ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये। तो कुछ इस तरह से क्या होता है कि हमें घोड़े गाड़ी का चक्के अनुमा पहिया दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है? इनमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9+2 की व्यवस्था होती है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं हमारे बेसल ग्रेन्यूल से, यानी कि आधार कणिका से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं? ये हमारी आधार कणिका से मिलकर बने हुए होते हैं। यह आधार कणिका से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बेसल ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे हम? जिसे हम क्या बोलेंगे? बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इस तरह की जो सीलियां होती हैं वो हमें कहां देखने को मिलती हैं? जो कि सिलियरी मूवमेंट शो कर रही हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कहां पे? हम बात करते हैं हमारी ट्रेकिया की, ठीक है ना? तो जो हमारी ट्रेकिया की जो दीवारें होती हैं, ट्रेकिया की दीवार, ठीक है, जो हमारी ट्रेकिया की दीवार है उसमें क्या होते हैं? इस तरह के जो हमें है पक्ष में, यानी कि सीलियां देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं किसकी? गर्भाशय की, ठीक है। तो महिलाओं के गर्भाशय के अंदर ये हमें क्या इस तरह की सीलियां हमें देखने को मिलती है। तीसरा हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, किसमें? फैलोपियन नलिका, ठीक है। किसमें देखने को मिलते हैं हमको ये? फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अर्थात फैलोपियन नलिका में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए जो स्पर्म है वो तो कैसे मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर तो क्या पीछे उसका पुंछ वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है? उसको गति मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो अंडा होता है वो फैलोपियन में जो नलिका, अंदर जो नलिका है उसमें क्या होता है कि इस तरह के सीलिया उपस्थित होते हैं, ऐसे पक्ष में उपस्थित होते हैं। तो ये पक्ष में क्या करते हैं? उसको आगे की तरफ, अंडे को आगे की तरफ उसको ले जाते हैं, जहां पर क्या होता है? इसमें कंप्लीट आगे का प्रोसेस जो जायगोट बनता है, कंप्लीट होता है, वो पूरा प्रोसेस आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ फैलोपियन नलिका में भी क्या होते हैं? हमें पक्ष में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगली हम बात करें किसकी? अगली हम बात करते हैं हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु की जो गुहाएं हैं, गुहाओं में एक द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क द्रव बोलते हैं, जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं। में एक विशेष द्रव्य होता है, विशेष द्रव्य होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? CSF, यानी कि सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का द्रव्य होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सीलिया उपस्थित होते हैं ये क्या करते हैं? जो सीलिया हैं, ये पक्ष्म सीलिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं? पदार्थों का चालन करते हैं। पदार्थों का चालन करते हैं, ठीक है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? काइनोसीलिया। तो ये काइनोसीलिया यानी कि इसमें क्या उपस्थित है?
काइनेटिक एनर्जी, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक और होता है हमारा स्टीरियोसीलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पक्षमाप बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए यहां इसको हमने समझ लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारे काइनोसीलिया हैं पक्ष में, ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक स्पेशल पॉइंट यहां लेते हैं, ये किससे मिलकर होते हैं, ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं किसकी, अगली हम बात करते हैं हमारे पक्षमाप की। पक्षमाप अर्थात स्टीरियोसीलिया। ठीक है, अब देखिए स्टीरियोसीलिया में क्या है, स्टीरियोसीलिया भी क्या है, एक प्रकार का जीव द्रव्य प्रवर्ध। कैसा है, ठीक है, एक प्रकार का जीव द्रव्य प्रवर्ध है। दूसरा, यह कोई गति नहीं देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये कैसा है, यह गतिहीन है। ठीक है, इसमें किस तरह का संकुचन नहीं है, यानी कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, असंकुचनशील। असंकुचनशील। ठीक है, अगली हम बात करें, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की हम बात करें, ये क्या करते हैं, सिर्फ तलीय क्षेत्रफल को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तलीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अब इसके उदाहरण की हम बात करें तो ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है किसमें, वास डिफरेंस में। किसमें, हमारे वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमस। वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस में हमें ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने सभी प्रकार की जो सीलियां हैं उनके बारे में हमने आज इस लेक्चर में चर्चा कर ली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने किसकी बात शुरुआत करी थी, हमने बात करी थी सबसे पहले कि जो कोशिकाएं होती है वो आपस में क्या बना रही हैं, संधियों को बना रही हैं। ठीक है, जिन्हें हमने क्या कहा था, जिन्हें हमने सेल जंक्शन कहा था। ये 4 प्रकार की थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी। पहले थी हमारी गैप जंक्शन, जो क्या हो रहा था, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर अणुओं का स्थानांतरण हो रहा था। दूसरी हमने बात करी थी टाइट जंक्शन की, इनकी जो समीपस्थ कोशिकाएं थी वो आपस में परस्पर संयोजित होकर क्या कर रही थी, एक संधि का निर्माण कर रही थी, जिसे हम तंग संधि बोलते, जो क्या हो रहा था कि पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकलने से रोक रही थी। ठीक है, अगली हम बाद में बात करी थी इंटरडिजिटेशन की, जो क्या था, अंगुलियों के समान प्रवर्ध थे। ठीक है, और अंगुलियों के समान जो प्रवर्धित थे वो एक दूसरे की कोशिका झिल्लियों के भीतर क्या हुए थे, धसे हुए थे। ठीक है, फिर हमने चौथी बात करी थी हमने डेस्मोसोम्स की और एडेरिंग जंक्शंस की। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी एक बटन नुमा संरचना को बना रही थी। उसके बाद हमने देखा जो हमारी उपकला है, हमारी उपकला उपतक का जो फ्री सरफेस है यानी कि स्वतंत्र सतह है, उस पर किस तरह से जो है कोशिकाओं का रूपांतरण होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ा। ठीक है, माइक्रोविलाई के बाद हमने किसके बारे में देखा, सीलिया और काइनोसीलिया के बारे में समझा, और फिर हमने अंत में समझा पक्षमाप अर्थात हमारे स्टीरियोसीलिया के बारे में। अब अगली कक्षा में बच्चों हम चर्चा करेंगे किसकी, उपकला उतक के प्रकारों के बारे में, जिसमें हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।